नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम अभी देखेंगे जीएस पेपर 2 जो कि कल एग्ज़ाम हुआ था, उसका सारा क्वेश्चन आज हम अभी देखेंगे और सभी थोड़ा बहुत डील करने की कोशिश करेंगे, कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या-क्या बातें थी और क्या आपसे उम्मीद की जा रही थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो अगले बार मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब 68 में जो बैठने वाले हैं, मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो इतना कॉन्फिडेंट है कि उनका पीटी हो जाएगा, वो उन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो यार पेपर 2 है, पेपर 1 हम लोगों ने पहले कर लिया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे देखिए और चेक कीजिए और देखिए आप लोग उसमें कितने आंसर कर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं सेक्शन 1 खंड का पहला प्रश्न, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सोवरेन लेजिस्लेटर, इट हैज़ वास्ट बट नॉट लिमिटेड पावर। Comment on this statement and highlight as to why the Indian Parliament cannot be equated with the British counterpart। मतलब भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो इसमें भारतीय संसद की स्वायत्तता के बारे में बताना है कि भारतीय संसद स्वायत्त है या नहीं है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि भारतीय संसद स्वायत्त नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद अपना कोई निर्णय नहीं लेता है, वह भारत के संविधान के हिसाब से काम करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय संसद स्वायत्त नहीं। हाँ, भारतीय संसद संविधान को बदल सकता है, परंतु संविधान को पूरी तरह नहीं बदल सकता, क्योंकि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है। तो इसमें कह सकते हैं कि भारतीय संसद विशाल तो है पर उसके पास असीम शक्ति नहीं है कि वह कुछ भी कर सकता है। वह जो कुछ भी करेगा वह संविधान के दायरे में रहकर काम करेगा और संविधान के दायरे में रहने का बहुत सारा चेक्स एंड बैलेंस किया हुआ है, जो कि हमारे न्यायपालिका द्वारा किया हुआ है। मतलब न्यायपालिका बहुत सारे कानून को ऐसे खारिज कर देती है, मतलब चेक एंड बैलेंस के हिसाब से, कि अगर वह भारतीय संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही तो न्यायपालिका उसे खारिज कर सकती है। न्यायपालिका को शक्ति है और यह शक्ति संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से ली हुई है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि भारतीय संसद में शक्ति तो असीम है पर वह मतलब अपने आप में स्वायत्त नहीं है। तो इसका आंसर इस तरह से किया जा सकता है। और इसमें भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से क्यों नहीं किया जा सकती, क्योंकि भारतीय संसद संविधान के दायरे से ही काम करता है और भारत में संविधान सर्वोच्च है, मगर वहीं ब्रिटिश में संविधान सर्वोच्च नहीं, क्योंकि वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है। वह संसद जो बोल देता है वही कानून हो जाता है वहाँ का। तो इसलिए दोनों का कंपैरिजन नहीं किया सकता, क्योंकि दोनों दो चीज़ हैं, दोनों एक चीज़ नहीं है, एक समान नहीं है। हाँ, ये भले है कि भारतीय संसद ब्रिटिश के संसद के तर्ज पे बना हुआ है, मगर दोनों अलग अलग चीज़ बना हुआ है। तो चलिए यह पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। एग्जामिन एज टू हाउ द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल्ड इन टून विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को संरचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। तो इसमें बेसिकली केंद्र संबंध के बारे में बताना है कि केंद्र संबंध कैसे होता है। तो इसमें संविधान के कुछ प्रावधान है जिसे आप लोग लिखेंगे केंद्र संबंध के बारे में। उसमें कई तरह के वित्तीय संबंध है, राजनीतिक संबंध है, कानूनी संबंध है। तो हर तरह के संबंध के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। जैसे अभी हाल ही में मनरेगा का केस चल रहा है कि मनरेगा में बहुत सारा उधार मतलब दिया हुआ है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारा मनरेगा का फंड रिलीज़ नहीं किया हुआ जो कि राज्य को देना था। ये हालिया टॉपिक है, मतलब 3-4 दिन पहले का करंट टॉपिक बिल्कुल है मनरेगा का। तो अगर आप लोग पेपर पढ़ रहे होंगे तो पेपर में आप लोग यह देख रहे होंगे। और इसी तरह से कई ऐसे स्कीम है जो केंद्र के द्वारा अप्रूव हो जाता है और राष्ट्र इस पर लागू नहीं कर पाता है। और इसी तरह से कई ऐसे स्कीम है जो राज्य चाहता है कि उसके राज्य में लागू हो, परंतु केंद्र द्वारा उसे अप्रूवल नहीं मिल पाता या फंड नहीं मिल पाता या उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। या बेसिकली इसलिए भी होता है क्योंकि केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है और दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए केंद्र से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है अगर राज्य में कोई दूसरी पार्टी की सरकार हो। उसी प्रकार अगर हम देख सकते हैं कि अगर केंद्र में जो पार्टी की सरकार है, राज्य में भी वही पार्टी की सरकार है, तो उस राज्य का विकास बहुत तेज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग गुजरात को ले सकते हैं, वहाँ कई ऐसे सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। फिर यूपी को ले सकते हैं, यूपी में कई ऐसे एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि दोनों जगह लगभग एक ही पार्टी की सरकार है। तो इससे हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ठीक है, एग्जाम्पल तो लिया जा सकता है
कि हाँ ऐसा हो रहा है। बिहार में भी जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध में कुछ ज़्यादा उतना अच्छा बन नहीं रहा है। पहले यहाँ पे भी अलायंस की सरकार थी और केंद्र में भी वही सरकार थी, तो यहाँ पे काम बहुत अच्छे से चल रहा था। कई सारे प्रोजेक्ट बिहार में शुरू हुए थे और राजगीर में भी खास करके बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू हुए, जैसे वहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ बन रही है। मगर अब चूँकि सरकार बिहार में बदल गई है, तो वहाँ अब केंद्र का सपोर्ट बिहार में मिलना थोड़ा सा कम हो गया है, यह देखा जा सकता है। तो इसी तरह से आपको अपना आंसर फ्रेम करना था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल political parties in India. Do you think the existence of regional political parties is good for satisfying regional aspiration and national unity? Give reason in support of your answer. भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो देखिए यह क्वेश्चन ओपन एंडेड है। यह क्वेश्चन को आप किसी तरह भी ले जा सकते हैं, मतलब किसी तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रीय राजनीतिक दल अच्छे लग रहे हैं तो आप इसके पॉजिटिव में लिख सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रीय राजनीतिक दल उतनी अच्छी नहीं लग रही तो आप इसे मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो यह आप ओपन एंडेड है, या विद्यार्थी अपने ऊपर छोड़ सकता है कि इसे कैसे लिखना है। मगर देखा जाए तो दोनों ही तर्क सही है कि यह अच्छा भी और ख़राब भी। अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो छोटा छोटा मुद्दा सरकार तक नहीं पहुंच पाएगा, जो कि ज़रूरी है। नहीं तो अगर छोटे छोटे मुद्दे सरकार तक नहीं पहुंचेंगे, बेसिक नीड अगर पूरे नहीं होंगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा इतना मतलब खर्च करने का या सरकार बनाने का या इतने बड़े बड़े बातें करने का, जब डेवलपमेंट ही नहीं है। मगर इससे घाटा ये है कि जब छोटे राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो सरकार बहुत स्ट्रांग नहीं बनता है। हमेशा यह सरकार में डर लगा रहता है कि कब सरकार गिर जाएगी, कब छोटे पार्टी अपना समर्थन हटा लेंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए बहुत सारा प्रेशर में आकर सरकार काम करना पड़ता है और इसमें छोटे राजनीतिक दल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और यही देखा जा सकता है कि मतलब इसमें एकता की भावना कम हो जाती है छोटे राजनीतिक दल में। अगर राजनीतिक दलों का काम पूरा नहीं हुआ तो अपना समर्थन वापस ले लेगी तो सरकार गिर जाएगी। इस तरह से यह देखा जा सकता है कि यह दोनों तरफ जाया जा सकता है। अगर छोटे राजनीतिक दल अच्छे हैं तो इसके अच्छे में लिखिए, अगर ख़राब है तो ख़राब में लिखिए। आप दोनों तरफ से इसका आंसर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी having the power of judicial review is a silent feature of the Constitution of India. Do you think judicial activism has further added to the power of the Supreme Court? Explain with the example. एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। तो हाँ, यह समझा जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत है, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो कोई भी निर्णय सरकार अपने पक्ष में कर सकता है, सरकार इसे मैनिपुलेट कर सकता है अपने हिसाब से। तो इसे देखा जा सकता है कि मतलब न्यायिक सक्रियता भी जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार चाहे, अगर न्यायिक सक्रियता नहीं रहेगी तो सरकार किसी भी कानून को किसी भी तरह से अपने हिसाब से बना सकती है, उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर न्यायिक सक्रियता रहेगी, जैसा कि हमारे संविधान में दिया हुआ है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 32 में और भी कई आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर न्याय सक्रियता नहीं रहेगी तो सरकार अपने हिसाब से उसे बना सकता है। न्याय सक्रियता रहेगी तो कम से कम सरकार को यह डर रहेगा कि मैं कोई भी कानून बनाऊं तो उस पर न्यायिक अपनी समीक्षा कर सकते हैं, उसे देख सकता है क्या इसमें गलत है, क्या इसमें सही है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून जो कि मौलिक अधिकार से असंगत है तो वह उस हद तक हटा दिया जाएगा जिस हद तक वह मौलिक अधिकार को क्षति पहुंचा रहा है। तो यह न्यायिक सक्रियता का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि न्यायिक सक्रियता हमारे मौलिक अधिकार को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रख सकता है। तो यह इसमें देखना है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ तक कारगर है और यह कैसे कैसे है। और यह जुडिशियल रिव्यू जो है न्यायिक सक्रियता, यह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को एक अलग सी शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इससे अगर न्यायिक सक्रियता नहीं रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट बस एक मुखौटा के तौर पर रह जाएगा। जो भी केंद्र सरकार चाहे वो अपने हिसाब से कानून बना सकता है, परंतु न्यायिक सक्रियता रहने से केंद्र सरकार भी यह समझती है कि अगर हम कोई गलत कानून बनाएंगे तो न्याय इस पर कड़ी आलोचना कर सकता है, इसे खारिज कर सकता है, इसे रद्द कर सकता है। तो इस हिसाब से केंद्र सरकार भी कोई भी कानून लाने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। चलिए इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन फ्रेम करना है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 2, यह ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, मतलब 5वां नंबर प्रश्न, प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिकेट द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन द स्टेट एंड illustrate the recent remedies steps
रेमेडियल स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू इम्प्रूव द सिचुएशन। बिहार में औद्योगिक विकास के चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए बिहार के औद्योगिकरण के बारे में लिखना है आज़ादी से लेकर अब तक का, और साथ साथ इंडिया के औद्योगिकरण के बारे में लिखना है। दोनों का बेसिकली दोनों को कंपेयर करके चलना है इसमें कि कैसे बिहार का औद्योगिकरण बढ़ा या नहीं बढ़ा, या कैसे यह पिछड़ गया। उसी तरह से कैसे भारत का औद्योगिकरण बढ़ा, नहीं बढ़ा या पिछड़ गया, यही बेसिकली इसमें देखना है। तो भारत का औद्योगिकरण तो बढ़ा मगर बिहार का औद्योगिकरण नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मतलब उस तरह की परिस्थितियाँ उस समय ऐसी थी कि मतलब बिहार में औद्योगिकरण नहीं बढ़ पाया था। इसमें कहीं ना कहीं हम शिक्षा का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। केवल शिक्षा का अभाव नहीं, यहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्ति भी एक बहुत बड़ी कारण थी जिससे बिहार में औद्योगिकरण नहीं आ पाया। क्योंकि बिहार में लेबर की कमी नहीं है, क्योंकि अधिकतर भारत के अधिकतर राज्यों में यह देखा गया है कि लेबर्स बिहार से ही जाते हैं। इसीलिए अगर बिहार में लेबर, हाँ, अनस्किल्ड लेबर है, ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ थी कि बिहार में पढ़े लिखे लोगों की कमी थी, इसलिए यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर हो गया। अगर स्किल्ड लेबर होता तो यहाँ पे भी औद्योगिकरण आता। और इसमें बहुत एक प्रोमिनेंट कारण यह भी था कि बिहार में जो भूमि सुधार लागू हो पाया वो बहुत अच्छे से लागू नहीं हो पाया था बिहार में, और अगल बगल के राज्यों में भूमि सुधार कानून बहुत अच्छे से लागू हो पाया था, इसलिए वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री को आने में जमने में उतना समय नहीं लगा, परंतु बिहार में लग गया। मगर हालिया दिनों में ऐसा देखा गया है कि बिहार में भी इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ग्रो कर रही है। मगर यह भी देखा गया तो बिहार में ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं आई। यहाँ पे मुख्य इंडस्ट्री आ सकता है एग्रो इंडस्ट्री, मतलब जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर पैदावार बहुत अच्छा है। यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री आ सकती है क्योंकि बिहार में जल की उपलब्धता बहुत अच्छी है। तो इसी तरह से आपको अपना आंसर इसमें फ्रेम करना था, और इसमें बिहार सरकार के उठाए गए कदम के बारे में देखना था कि एमएसएमई को बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तरह के डेवलपमेंट हो, जैसे रोड बन रहा है, बिजली, और कई तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है बिहार में छोटे लेवल पे। तो आप लोग इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते थे जो बिहार की कदम उठाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। It is said that Jivika BRLPS is a tool of women empowerment. Give an introduction to this project and describe its objective. Evaluate the role of Jivika scheme in context of women empowerment in Bihar. यह कहा जाता है कि जीविका BRLPS महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यह देखिए, यह प्रश्न बिल्कुल एक स्कीम पर उठा दिया गया है। इसमें जीविका के बारे में लिखना है कि जीविका कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को बिहार में सहयोग कर रहा है, या कैसे आर्थिक मदद कर रहा है, कैसे सामाजिक मदद कर रहा है, कैसे राजनीतिक मदद कर रहा है बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट को सुदृढ़ करने के लिए। तो अगर आप लोग इस जीविका स्कीम के बारे में लिखते तो यह आंसर आप लोग बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप लोग जीविका स्कीम के बारे में नहीं लिखते तो मेरी सलाह यह रहेगी कि इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यह डायरेक्ट स्कीम से उठाया हुआ प्रश्न है। इसमें आप कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 बिहार रैंक्ड 18th आउट ऑफ 19th लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया। लिस्ट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीटी सिचुएशन इन दिस स्टेट। व्हाट स्टेप हैज़ बीन टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन इन बिहार। आर द सफिशिएंट सपोर्ट योर आंसर विद द फैक्ट एंड फिगर। मतलब नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में से बिहार का स्थान 18वां है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति की उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त हैं। अपने उत्तर को तथ्य एवं आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। तो इसमें अगर आप इस नीति आयोग के इंडेक्स को पढ़े होंगे तब तो यह उत्तर आप लोग आसानी से कर सकते होंगे। अगर आप लोग इसे नहीं पढ़े होंगे तब यह काफ़ी मुश्किल प्रश्न आप लोग के लिए हो गया होगा। इसमें बोला जा रहा है कि नीति आयोग ने एक हेल्थ इंडेक्स निकाला था 2021 में, जिसमें बिहार का रैंक बहुत ख़राब आया। मतलब 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां आया। तो इसमें यही बोल रहा है कि उस कारकों का चयन, मतलब बताइए उस कारकों को कि क्यों बिहार इतना पिछड़ गया है, और बिहार सरकार द्वारा क्या कदम ऐसे उठाए गए हैं जो कि इसमें सुधार किया जाए। तो बिहार सरकार द्वारा धीरे धीरे कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि इसमें सुधार की ओर इशारा कर रहा है। और इस दयनीय स्थिति का कारण बहुत सारा हो सकता है, जिसमें पहला कारण तो यही कि यहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि शिक्षा में हम लोग बहुत पिछड़े हैं। और दूसरा, यहाँ की आबादी इतनी है
कि मतलब कोई भी स्कीम बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तीसरा, यहाँ पे अनस्किल्ड बहुत मतलब अनस्किलिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब स्किल्ड बहुत कम लोग हैं, ताकि मतलब स्किल्ड लोग अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इनकम पर कैपिटा बहुत ज़्यादा होगा, मगर यहाँ पे अनस्किल्ड लेवल है, इसलिए इनकम पर कैपिटा बहुत कम है, जिस वजह से उन्हें पर्याप्त भोजन या पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में गरीबी या इस तरह के हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे पायदान पे आने के लिए। तो बिहार सरकार बहुत तरह से ऐसे कार्यक्रम ला रही है जिसमें लेबर को स्किल्ड बनाया जाए, शिक्षा का बढ़ावा मिल रहा है, और यहाँ पे मिड डे मील भी परियोजना ही बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना अपना सहयोग इससे बहुत तेज़ी से दे रहे हैं, जिससे उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में यह हेल्थ इंडेक्स में बिहार का रैंक सुधरेगा। तो आप लोग को भी अपना आंसर इस तरह से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर डालकर और कुछ ऐसे आंकड़े देने चाहिए थे, या देने चाहिए। अगर आप लोग इस प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कीजिए। कुछ आंकड़े कहीं से बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, भारत इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ऐसे आंकड़े मिलेंगे, तो आप लोग उसे यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इन आंकड़ों को। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। राइट द नेम ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्स एग्जिस्ट इन बिहार स्टेट। आउट ऑफ दिस सेलेक्ट एनी टू एंड शो द पॉकेट वेयर दे आर फाउंड एंड नरेट द इम्पोर्टेंस इन बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां वे पाए जाते हैं, और बिहार के अधिक आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मेजरली लिखना होगा कि बिहार में नेचुरल रिसोर्स कहाँ कहाँ पाया जाता है। नेचुरल रिसोर्स कहने का मतलब कि ज़मीन से या फिर ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो प्रकृति द्वारा हमें मिला जाता है। तो प्रकृति से हमें क्या क्या मिल सकता है, तो बिहार के दक्षिण पश्चिम में अगर देखेंगे तो वहाँ पे सीमेंट के लिए बहुत बड़ा मतलब चुना पत्थर का बहुत अधिक भंडार है दक्षिण पश्चिम में। जैसे कि नीचे के ज़िलों में जैसे कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, गया, इन सभी ज़िलों में अगर आप लोग देखेंगे तो चुना पत्थर का बहुत बड़ा भंडार है, जिससे वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बहुत अच्छा लगाया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री वहीं पे है, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है बिहार में। और बिहार में पायराइट्स मिलता है जो कि केवल बिहार में मिला जाता है। उसी तरह से अगर उत्तर पूर्व में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे जल की बहुत बड़ी उपलब्धता है, जिससे हम लोग वहाँ पे जूट उत्पादन कर सकते हैं, कृषि मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं, चावल की खेती वहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरह से बिहार में ऐसे कई संसाधन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स के तौर पे। तो यही यहाँ पे वर्णन करना था, उसे बिहार का मैप यहाँ पे बनाकर अगर आप लोग लिखते तो बहुत अच्छा आंसर फ्रेम होता। तो अगर आप लोग लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बिहार का मैप बनाएं, उस पर दर्शाएं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है, ताकि इसे बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आ गया सेक्शन 3 साइंस एंड टेक डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब क्वेश्चन इसमें रहते हैं। आइए नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द फूड एंड डाइटिक सिक्योरिटी। इंडिया हैज़ मेड appreciable achievement in terms of production, productivity, availability of food grain, horticulture product, etc. In the view of perspective, discuss the role of technology in agriculture development of Bihar. हिंदी में देख लेते हैं पहले। किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि के मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यह बोला जा रहा है कि किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता में और स्वास्थ्य में सीधा संबंध उसके भोजन का और उससे संबंधित सुरक्षा का होता है। मतलब अगर फूड सिक्योरिटी सही होगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो ये बताया जा रहा है कि भारत ने अपने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्य की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मतलब जब से ग्रीन रेवोल्यूशन भी भारत में आया है तब से फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छे से इंश्योर हो सका है भारत में और ख़ास बिहार में भी। तो ये बताया जा रहा है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार कृषि विकास में प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करके बिहार अपने कृषि का और बेहतर उपयोग कर सकता है। तो इसमें मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ सकता है, तो उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। बहुत सारे थ्रेशर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कई ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जो अभी भी इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और अभी भी यही पुराने प्राचीन टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे हल, बैल, यही सब यूज़ करते हैं, जो कि अब बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, मतलब काफ़ी पुराना हो गया। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। तो अब किसान को चाहिए कि वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गया है, जिससे आप अपनी खेत की निगरानी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ गया, जिससे आप अपने खेत में कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, मिट्टी की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता कैसे कैसे हो सकता है, यह आप देख सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आ गया है, जिससे आप अपनी मिट्टी की गुणवत्ता देख सकते हैं। कई तरह के ऐसे उर्वरक आ गए, जैसे नीम कोटेड यूरिया आ गया, जो कि यूरिया को अब धीरे धीरे खेत में आराम से डिस्पोज कर सकता है, जिससे कि उसकी बर्बादी कम होगी। तो यही सब यहाँ पे लिखना था और बताना था कौन सा क्षेत्र कितना अच्छा उपयोगी है, कौन से क्षेत्र में कैसे खाद्यान्न उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे कहाँ पे बागवानी हो सकता है, कहाँ पे फूलों का अच्छा कृषि हो सकता है, कहाँ पे फलों का हो सकता है, कहाँ पे खाद्यान्न फसल हो सकता है, जैसे चावल कहाँ होगा, धान कहाँ होगा, गेहूँ कहाँ होगा, मक्का कहाँ होगा। ये सब इसमें बताना था कि कौन कौन सा लोकेशन किसके लिए उपयोगी है। चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ ए कर्स दैन ए ब्लेसिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, मतलब ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यह क्वेश्चन दिया हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में इस कथन को लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, पहले तो ये आपको ये जानना होगा, मतलब बेसिकली यही जानना होगा पहले कि पर्यावरण प्रदूषण होते कैसे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण जैसे साउंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, और कई तरह के पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन भी अब चर्चा में आ गया है। तो ये हो गया। फिर मेडिकल पोल्यूशन है, जैसे अभी कोरोना आ गया, ये भी एक तरह का पोल्यूशन ही है जो कि बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड हो गया है, जिससे हमें बचना है। अब पर्यावरण वायु प्रदूषण में भी बहुत तरह के, जैसे PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा और वायु में बढ़ गया, CO2 का मात्रा बढ़ गया, CO का मात्रा बढ़ गया। ये वायु पोल्यूशन का मुख्य कारण है। तो इससे यही बोला जा रहा है कि अब टेक्नोलॉजी जो बना है वो अब वरदान से ज़्यादा एक अभिशाप के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, हर तरह का पोल्यूशन हो रहा है। तो ये बताना है कि कैसे इसको कम किया जा सकता है नई नई टेक्नोलॉजी को लाकर। तो सबसे पहले तो पर्यावरण प्रदूषण या जल प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण को रोका जा सकता है नई और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके। जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करना बंद कर देंगे, या फिर कई तरह के बायोडिग्रेडेबल बायोटेक जो कि टॉक्सिक है उसको अगर यूज़ करना कम कर देंगे, या फिर हज़ार्डियस जैसे जो कि रेज बहुत तरह का अल्ट्रावायलेट रेज उत्पन्न करते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इस तरह के चीज़ बहुत हार्मफुल रेज इजेक्ट करते हैं, जो कि बहुत लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो उससे यूज़ करना अगर हम कम कर देंगे, और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी जो कि बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है भारत में, अगर हम उसका यूज़ मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देंगे तो इस तरह के पोल्यूशन कम हो जाएंगे। अगर हम हैवी मशीन्स का उपयोग करना कम कर देंगे, जिससे साउंड पोल्यूशन होता है, तो ये भी हो जाएगा। अगर हम लोग डिस्पोजल को अच्छी तरह से ट्रीट करके वाटर में इजेक्ट करेंगे तो इससे वाटर पोल्यूशन कम होगा। अगर हम लोग ऐसे ही गार्बेज को ज़मीन पर ना छोड़ के उसका अच्छे से डिकम्पोज कर देंगे तो इससे लेड पोल्यूशन कम होगा। तो यही इसमें देखना था कि अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे इस चीज़ को बचाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट, हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, गिव योर एक्सप्लेनेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। तो इससे बेसिकली बिहार की बाढ़ की समस्या के बारे में लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में बाढ़ मुख्यतः एक ही नदी के कारण आती है, वह है कोसी नदी, जिससे कि उत्तर बिहार लगभग डूब जाता है। तो इसमें बताना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम उस चीज़ को कम से कम हानिकारक कर सकते हैं, क्योंकि यह तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह नेचुरल आपदा है। इसे रोकना मुश्किल है, परंतु इसके हम लॉसेस को घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? तो इसमें सेटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं कि जब भी मौसम बरसात का मौसम हो तो सेटेलाइट की मदद से हम लोग यह देख सकते हैं कि कब कोसी का पानी बढ़ रहा है, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आ रहा है, कैसे उसका मार्ग बदल रहा है, जिससे कि हम लोग उस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर उस क्षेत्र के लोगों के रहने वाले निवासी को, जानवरों को, उनके फसलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें, ताकि उससे कम से कम नुकसान हो। अगर हम लोग नदी को मतलब साफ़ करते रहे रेगुलर, उसमें जो गाद जम रहा है उसको हम लोग रेगुलर हटाते रहें, तो नदी अपने मार्ग से इधर उधर विचलित नहीं होगी, वो अपने मार्ग पे चलेगी। तो इससे भी बाढ़ का समस्या कम हो सकता है अगर हम नदी के मार्ग को सुदृढ़ बनाए रखें। अगर हम उसके गाद को रेगुलर बेसिस पे हटाते रहें, वो साफ़ करते रहें, तब भी नदी अपने मार्ग उतना चेंज नहीं करेगी जितना वो फ्रीक्वेंटली चेंज करती है, जिससे कि
बाढ़ की समस्या को घटाया जा सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में गंगा की नदी को दक्षिण बिहार में लाया जा रहा है, तो उसी तरह से अगर हम लिंक नदी को बहुत तरह से लिंक कर देंगे, अगर हम जहाँ अधिक वाटर है, पानी है, वहाँ से अगर हम स्कार्सिटी आइलैंड पे पानी को पहुँचा सकें बरसात के दिनों में या ऐसे किसी समय में, तो उससे भी पानी का अधिक मतलब अच्छा उपयोग होगा और बाढ़ उससे कम आने की समस्या रहेगी। तो इस तरह से कई सारी टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं निगरानी रखने के लिए कि कब पानी का स्तर बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कब कैसे क्या मूवमेंट हो रहा है जल में, नदी के जल में। तो इससे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाढ़ को कम करने के लिए। तो यही सब इसमें लिखना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। नैनोटेक हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ फॉर द बेटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उपयुक्त उदाहरण के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी अब बहुत फील्ड में यूज़ हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी केवल अब नाम नहीं रह गया, ये हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। या मेडिकल साइंस में यूज़ हो रहा है, या कपड़ा बनाने में यूज़ हो रहा है, या बड़े बड़े औद्योगिकरण में यूज़ हो रहा है, या सैटेलाइट बनाने में यूज़ हो रहा है। क्योंकि हम लोग सुनते हैं नैनो सैटेलाइट भेजा जा रहा है स्पेस में, या मोबाइल में यूज़ हो रहा है, या माइक्रोचिप बनाने में यूज़ हो रहा है, या इलेक्ट्रिक अप्लायंस मतलब बिजली से चलने वाले उपकरण में बहुत बहुत विस्तार रूप से यूज़ हो रहा है। या कंप्यूटर में, साइंस लैब में बहुत बहुत हर जगह पे इसका उपयोग बढ़ रहा है। या मेडिकल साइंस से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब मेडिकल साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ दवाई बनाने में, किसी भी तरह की बीमारी को पहचानने में, उसे ठीक करने में बहुत कारगर साबित हुआ है। इसलिए इसका उपयोग ही बढ़ गया है। तो यही सब इसमें आपको लिखना था कि कैसे कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और यह कैसे है। या डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज़ हो रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज़ हो रहा है, या क्लोनिंग में यूज़ हो रहा है, या आईवीएफ में यूज़ हो रहा है। अगर मेडिकल लाइन में देखें तो आईवीएफ में इसका यूज़ बहुत बढ़ गया है। तो इसी तरह से आप लोग को इसका एग्जांपल कम से कम 8-10 एग्जांपल यहाँ पे लिखना था और इसमें बताना था कि क्या नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, या कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के जीवन पर। तो यहाँ पे यह प्रश्न की संख्या समाप्त होती है। 12 प्रश्न थे टोटल इसमें, और इसमें टोटल आपको 8 प्रश्न निकले थे जो कि 300 नंबर के होते हैं। तो चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से देखा होगा, अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे सपोर्ट कीजिए। और हमें बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए इसमें, ताकि आप हमें सपोर्ट करें और हम इसी तरह से नए नए वीडियोज़ बनाकर आपके सामने पेश करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बस आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें बस आपसे इतनी ही उम्मीद है और इतनी ही गुजारिश है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक अच्छा नॉलेज पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।